नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर कल एक नोटिफिकेशन आया और जैसे ही देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है, यानी जिज्ञासा होती है कि आखिर इस नोटिफिकेशन का मतलब है क्या इसके मायने निकाले जाए। ख़ास तौर से जब क्वालिफ़िकेशन को लेकर नोटिफिकेशन आते हैं तो सबके मन में एक सवाल उठ जाता है कि योग्यता में कहीं कोई बदलाव तो नहीं हो गया। शॉर्ट में ब्रीफली आपको बताएंगे इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। ये पूरा वीडियो देखना। उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन का जो पूरा रिजल्ट या निष्कर्ष है वो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा नोटिफिकेशन है, कोई लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन कल का यानी 11 दिसंबर 2023 का है। आप देख रहे हैं ऑफिशियल डेट ये रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे मिनिस्टर का जो रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। दरअसल ये हर बार क्या होता है मैं बताऊं आपको, सिंपल या रूटीन प्रक्रिया होती है हर एक विभाग में भर्ती करने की। तो ये रूटीन प्रोसेस चलती है। उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट को, यानी जो भर्ती के लिए बोर्ड बना है, अपने आरआरबी बोलते हैं अपन इसको, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोला जाता है इसे। कुछ जगह आरआरसी होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है, बात एक ही। तो आरआरबी जितने भी होते हैं ये मिनिस्टर जो रेलवे मंत्रालय होता है इनको क्लैरिफिकेशन देते हैं, बस और कुछ नहीं है। और किसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है ये देखो यहाँ पर, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। देखो जितनी भी ओपन मार्केट वैकेंसीज होती है इनको हम ओपन मार्केट या सीधी भर्ती या खुली भर्ती के नाम से जानते हैं। अच्छा, आज एक बात और बताने वाला हूँ मैं आपको। वैकेंसी में ना एक लाइन लिखी हुई आती है कि दिस पोस्ट इज़ परमानेंट टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। अभी इसरो में आई, लास्ट दफ़ा पंजाब लाइनमैन में जब आई थी, चंडीगढ़ लाइनमैन में जब आई थी, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, अभी भी सवाल आ रहे हैं। तो उस पर मैं आपको आज इस वीडियो के साथ ही जवाब देने वाला हूँ। उसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। यानी सीधी भर्ती के लिए हम मिनिमम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख रहे हैं उस पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। साफ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले थी वही अब है। इन्होंने बताया है कि हम आईटीआई वाले लेते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, डिप्लोमा वालों को लेते हैं, हम बीटेक वालों को लेते हैं। यानी कोई नया नहीं है, वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो पहले हुआ करती थी। बस केवल उनको रिमाइंड करवाया है कि हम इस पोस्ट के लिए, इस लेवल के लिए जो वैकेंसी कर रहे हैं उसके लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। दरअसल इसका कई दफ़ा ये होता है कि रेलवे मिनिस्टर को कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इन चीज़ों को वहाँ पर यूज करते हैं, या कुछ सवाल का रिप्लाई जब उनको करना हो तब इन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत होती है। तो वो पता करते हैं कि किस लेवल पर, किस पोस्ट पर जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो और कुछ भी नहीं है, एक तरह से यूँ समझ लो कि रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत ये बताया गया है कि इस पद पर ये वैकेंसी हम करते हैं और ये उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, अब क्या है पूरी क्वालिफ़िकेशन। और अगर मैं बात करूं आईटी वाले बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जब क्यूरियोसिटी जाग जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रीशियन वाला है तो वो कमेंट करेगा क्या हम इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं क्या, फिटर वाला कमेंट करता है कि क्या हम फिटर वाले भर सकते हैं क्या। तो मैं आपको सारा एक साथ बताने जा रहा हूँ। देखो इसमें क्या दिया है, मैट्रिकुलेशन पास प्लस लिख दिया साथ में ही, यानी 10th मांगा गया है। और 10th के साथ में क्या क्या है देखो, तो ये रहा सिंपल, आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड, यानी आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, बस सिंपल सा है। ये अगर नहीं है तो आप 10+ अप्रेंटिसशिप बेस पर भी भर सकते हैं। ठीक है ना, ये अप्रेंटिसशिप आपकी एक्ट अप्रेंटिसशिप है और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 लगता है, ये ध्यान रखना। 1961 में भारत में जो अप्रेंटिसशिप लागू हुआ था एक्ट, उसके तहत की हुई होनी चाहिए। तो ये आपसे एनएसी मांगेंगे। अगर रेलवे से किया हुआ है तो वो 100% एनएसी होता है और कोई इशू है ही नहीं। आप अदर किसी भी डिपार्टमेंट से अगर करते हैं तो वो भी आपका एनएसी होता है, ध्यान रखना। अप्रेंटिसशिप में आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है जो डीजीटी, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के द्वारा इशू किया जाता है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है और वो सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं लिया तो मंगवा लीजिए, वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये दोनों आइदर और में है, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया है, या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप। यानी अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है, ओनली आईटीआई है, तब भी यू आर एलिजिबल, आपको कोई इशू नहीं आएगा।
आप फॉर्म भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि 10th बेस पे डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप होती है, तो उन बच्चों को भी वो यहाँ पर ले लेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जब डायरेक्ट आप अप्रेंटिसशिप करते हो ना, तो वो 1 ईयर की नहीं होती, वो 2 ईयर की ही होती है। जैसे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करूँ मैं, हर साल निकालते हैं ये फ्रेशर के लिए, है ना। तो एक क्वालिफिकेशन ये था कि ITI हो किसी ट्रेड में, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप हो। दूसरा देखिए यहाँ पर और लगा कर लिखा है, और का मतलब होता है अथवा या, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा कहाँ से चलेगा? मैकेनिकल में चलेगा, इलेक्ट्रिकल में चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल में अगर हो तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे। वैसे देखो पोस्ट जो ALP की होती है ना, वो रिजर्व रहती है। अब इसका एज क्राइटेरिया, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इस पर एक डिटेल्स वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया था, सो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ALP सिलेक्शन प्रोसेस वीके नॉलेज सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। और ALP की अगर मैं बात करूं तो सीटों को 2 भागों में बांटते हैं, 50-50 सीटें रखते हैं। ITI वाले बच्चों को ये यहाँ पर देते हैं 50% सीटें, और 50% देते हैं ये डिग्री डिप्लोमा वालों को, ठीक है। तो ये सीटों का क्राइटेरिया रहता है। अब देखो कौन कौन सी ट्रेड इन्होंने दिया है, एक नज़र उस पर डाल दें ताकि आपकी ट्रेड का नाम आया कि नहीं आपको पता लग जाए। क्योंकि बहुत सारे मन में देखो क्यूरियोसिटी तो उठना स्वाभाविक है, हर बच्चा जानना चाहता है कि मेरी ट्रेड इसमें आया कि नहीं आया। फिटर, इलेक्ट्रीशियन सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रहती है इनके लिए। डीजल मैकेनिक बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, देखते हैं दिया है कि नहीं डीजल मैकेनिक को, मैंने देखा नहीं था, सॉरी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भर सकेगा, और मिल राइट जो मैकेनिक होता है वो भर सकेगा। रेडियो मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की होगी, मोटर व्हीकल मैकेनिक की ज़रूरत होगी, वायरमैन की ज़रूरत होगी, MT बोलते हैं इसे हम, मैकेनिक ट्रैक्टर, है ना। गवर्नमेंट ITI में इसकी ट्रेड होती है, हर जगह तो नहीं करवाए जाते। आर्मेचर और कोयल वाइंडिंग भी है। मैकेनिक डीजल आ गया ना, डीजल मैकेनिक 1 वर्ष की ITI होती है ना। अगर करवाना चाहो घर में किसी को तो ये ITI भी करवा सकते हो, बड़ा अच्छा जॉब है। यहाँ ALP लगता है 1 साल की करने के बाद। हीट इंजन टर्नर मशीनिस्ट भी होगा, और RAC वाला भी यहाँ पर भर सकेगा। तो ये है कुल मिलाकर के आपकी लगभग 13-14 ट्रेड हो गई। तो इनमें से अगर आपकी ट्रेड का नाम आ गया तो आप भर सकेंगे। इसके अलावा देखो इन्होंने और क्या क्लियरली मेंशन किया है, इन्होंने ये कहा है कि ITI की जगह, ठीक है ना, ल्यू का मतलब होता है के स्थान पर या उसके लिए, इस तरह से आप बांट सकते हो इसको। तो उनको भी अलाउ कर सकते हैं आप ITI की जगह पर कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब पर्टिकुलर इन्होंने नहीं कहा, ये यूँ कह रहा है कि जैसे हमने तो लिख दिया डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंबाइंड ब्रांच होती है एक, तो अगर उसमें किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। बस इतना सा कहना चाह रहा है ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि अगर डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है, तो डिप्लोमा वाली जगह पर डिग्री वाला भी है, यानी तीनों है कुल मिलाकर के, बस कुछ नहीं है। और ITI, डिप्लोमा और डिग्री, तीनों को अलाउ किया है। ये तीनों पहले से ही अलाउ थे, तो इसके अंदर नया क्या है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं भर्तियों की। तो याद रखना जितने भी सरकारी विभाग होते हैं ना, उनमें आपकी भर्ती का पद हमेशा अस्थायी होता है, ये ध्यान रखना। अस्थायी को इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है अगर आपका वो विभाग ही ख़त्म हो गया तो आपको अगर सरकार चाहे तो घर भेज सकती है। टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, मतलब है टेम्परेरी लेकिन निरंतर चलता रहेगा। भाई जब सिस्टम ही नहीं चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अगर वो बोर्ड ही फेल हो गया तो फिर कर्मचारी वहाँ क्या करेंगे। तो वो उस सिचुएशन में, यानी जब आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी दे रखी है वही अगर दिवालिया हो गया तो फिर आपकी नौकरी कहाँ बचेगी, वो उस कंडीशन की बात होती है। बाकी जितनी भी सीधी भर्तियाँ होती है ये हमेशा रेगुलर होती है और परमानेंट होती है। इसरो जैसे डिपार्टमेंट पे आप शक कर रहे हो, मेरी तो समझ से बाहर है। इसरो वाले नोटिफिकेशन में से बच्चे फ़ोटोज़ और कमेंट्स वो कर रहे थे, मैंने देखा, मेरे पास भी 2-4 बार मैसेज कर दिए। तो फिर मैं तो पद हमेशा ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। नियमित पदों का मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए फिर आपको तो नौकरी यहाँ पर मिलेगी मिलेगी, आपको नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। तो ऐसा किसी सिचुएशन में नहीं होता है, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी विभाग हो। अब रही बात ये कि इसमें भी कई बच्चे कहेंगे कि जी
भर्ती कब तक आ सकती है? देखो भर्ती कब तक आ सकती है इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी के पास नहीं है। संभावना ये है क्योंकि वित्तीय वर्ष है, जनरली क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वैकेंसी की संभावना रहती है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस सेशन में भर्ती आए, इस सेशन में भर्ती आई तो फरवरी 2024 आपके लिए सबसे क्रूशल है। इस दौर में अगर वैकेंसी आ गई रेलवे में तो आ गई, इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत हद तक हमारी उम्मीदें टूट सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, क्योंकि फिर देखो सीधी सी बात है, मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं, फिर उस समय तो आपको भी पता है फिर रेलवे का वो कहें एक तरह से कौन धनी दौरी होगा भाई, राजस्थान में तो धनी दौरी बोलते हैं हम। खैर ठीक है, इतना सा अपडेट था कि कुछ नहीं, कोई चेंजेज नहीं हुआ है, मस्त रहो, अपना तैयारी करते रहो जो लगातार कर रहे थे। ठीक, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।